नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की डे वाइज सीरीज टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब ये पूरी सीरीज आप खत्म कर लेंगे तब आप पॉलिटी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको फैक्ट भी पता लग जाएंगे, सारे कंसेप्ट भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है, इस सीरीज को आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट भी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, इसमें बात हो रही है जो आपके राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट के वीटो शक्ति को लेके बात हो रही है। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, तब ये पूरा कंसेप्ट समझते हैं। क्या बोला जा रहा है? द इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ पॉकेट वीटो वाज रिलेटेड टू। भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था। ठीक है, अब देखिए वीटो शक्ति की बात हो रही है। देखिए, आपको पता होगा राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। अब वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का सिंपल सा मतलब होता है ना बोलना, ना कर देना, मना कर देना। ठीक है, अब ये जो वीटो आपकी पावर है ना, राष्ट्रपति रिलेटेड किस चीज से है, पहले तो ये समझिए। देखिए, अगर आपको कोई भी कानून बनाना होता है ना इस देश में, तो पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल लेके आना पड़ेगा। जब वो बिल आएगा, आपका लोकसभा से भी पास हो जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, तब वो बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास में। अब उस समय पे जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पास में तीन ऑप्शन होते हैं। या तो वो इस बिल को सहमति दे दे, अपना साइन कर दे, या सहमति देने से मना कर दे बिल को। ठीक है, तीसरी चीज होती है वापस से जो बिल है ना, जो आपका बिल आया है, इसको वापस भिजवा दे। कहां पे? लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, तो ये आपकी तीन इनके पास ऑप्शन होते हैं। अब मान लीजिए अगर राष्ट्रपति ने जो बिल है ना उसको मना कर दिया, सहमति देने से मना कर दिया, तो इस वीटो को बोला जाएगा एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वीटो। हिंदी में क्या बोलते हैं? अत्यंतिक वीटो। ठीक है, अत्यंतिक वीटो। अगर मान लीजिए उन्होंने बिल को वापस भेज दिया लोकसभा राज्यसभा में, तो इस वीटो को बोला जाएगा सस्पेंसिव वीटो। कौन सा? सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, हिंदी में निलंबनकारी वीटो। तो आपको ये चीज समझ में आई। एक वीटो इनके पास में और होता है, राष्ट्रपति के पास में टोटल तीन आपकी वीटो शक्तियां हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास में। उसको बोला जाता है जो आपका पॉकेट वीटो होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? जो आपका बिल है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा से पास होके आया, किसके पास गया? तब वो गया आपके राष्ट्रपति के पास गया। ठीक, अब जो हमारे राष्ट्रपति है ना, अगर इस बिल पे कोई भी काम ना करें, ना इसको सहमति देने से मना करें, ठीक है, सहमति कुछ भी नहीं करा, बस इस बिल को क्या करें ना, रखे रहे अपने पास में, इसको अपनी टेबल पे रखे रहे, क्योंकि संविधान में कोई टाइम लिमिट तो बताई नहीं गई है कितने समय में इनको अपनी सहमति देनी है। तो बस उसको टेबल पे रखे रहे, उस पर कोई एक्शन ना ले। तो इस वीटो को क्या बोला जाता है ना? पॉकेट वीटो बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से बिल को लेके इन्होंने करी है? वो करा आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट था, उसको लेके। करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट आया था। कब आया था? ये आपका 1986 में। उस समय पे राष्ट्रपति थे आपके जैल सिंह। ठीक है, जैल सिंह थे उस समय पे, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने बिल पास कराया था। तो इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इतनी जानकारी ध्यान रखिएगा। एक चीज और, वीटो को लेके इस चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वीटो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या बोला जा रहा था? चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। अब देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, उसमें आपका वोटिंग कौन कौन कर सकता है, पहले तो ये समझिए। जो आपकी संसद है, संसद के आपके जितने भी निर्वाचित आपके सदस्य होंगे ना, जितने भी आपके एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड होंगे, वो वोट देंगे। फिर जितनी भी आपकी विधानसभा है हमारे देश में, जहां जहां पे विधानसभा 28 राज्य हैं, और दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे? एक हो गई आपकी दिल्ली और एक हो गई आपकी पुडुचेरी। ठीक है, तो इन सब के भी जो आपके निर्वाचित एमएलए होंगे ना, एमएलए को क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो आपके विधायक होंगे वो वोट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, अगर जो आपके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आपके एमएलए हैं, विधानसभा के या के अगर सदस्य हैं, तो वो वोट कर देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, लेकिन मान लीजिए कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? विधानसभा भी देखने को मिलती है, और वहां पे आपको विधान परिषद भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्या? विधान परिषद, इसको हिंदी में हम लोग सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। और दूसरा तो ये हर जगह पे होता है, क्या? विधानसभा। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कोई मुख्यमंत्री आपका विधान परिषद का सदस्य है, ये सिर्फ हमारे देश में 6 राज्यों में 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का पार्ट है,
तो विधान परिषद का जो भी सदस्य है वो वोट देने के लिए आपका एलिजिबल ही नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो अगर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो इसमें अगर हम बात करें कि कब वो मतदान नहीं कर सकते कोई मुख्यमंत्री, जब वो सदस्य हो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य हो, ठीक है। क्योंकि जो आपकी विधान परिषद होती है ना, ठीक, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी विधान परिषद, विधानसभा, तो जो अपर हाउस होता है ना उच्च सदन, वो विधान परिषद होता है, ठीक है। कब नहीं वोट कर सकते, व्हेन ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन जो है ना आ सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंडियन पॉलिटी पढ़ी तो होगी, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने की बारी आएगी ना, अब जो क्वेश्चन आयोग पूछता है, चाहे जितनी आपने पॉलिटी पढ़ रखी हो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना तो वहां पे आपका कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, द एबॉलिशन ऑफ द आईएएस एंड आईपीएस हैज बीन रिकमेंडेड बाय, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, ठीक है। ये करी थी आपका जो राजा मन्नर कमीशन था, राजा मन्नर आयोग, उन्होंने करी थी। ये राजा मन्नर आयोग आपका बनाया था तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, कब, 1969 में। उसने अपनी रिपोर्ट जो थी ना 1971 में सबमिट करी थी। अब देखिए है क्या ना, शुरुआत से ही जब से संविधान लागू हुआ है, जितने भी अलग अलग राज्य थे उनकी कंप्लेन हमेशा से रही है कि हमारे देश में कौन सी सरकार ज्यादा आपकी पावरफुल है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार, उसके पास में ज्यादा शक्तियां हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता भी होगा, केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो ये तमिलनाडु सरकार ने बनाया था कि कौन कौन सी ऐसी भैया कमियां हैं जिसको दूर करना चाहिए, कौन कौन सी आप सिफारिश दीजिए जिससे जो राज्य हैं, जो हमारे देश में राज्य, उनको भी शक्तियां बराबर मिले। तो राजा मन्नर कमीशन बनाया था, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उसमें यह बताया था जो आपकी आईएएस है और आईपीएस है इसको क्या कर दो, बंद कर दो, क्योंकि आईएएस और आईपीएस क्या है, आपकी अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडियन सर्विस। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आईएएस का एग्जाम आपका कौन कराएगा, यूपीएससी। यूपीएससी आपकी संघ सरकार का पार्ट है, तो इनको रिक्रूट किसने करा, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा। ट्रेनिंग भी किसने दी, केंद्र सरकार ने दी। लेकिन फिर इनको भेज कहाँ दिया जाता है, इनको भेज दिया जाता है अलग अलग राज्यों में। मान लो इनको भेज दिया उत्तर प्रदेश में, भेज दिया, वहां पे सेवा दो, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, ठीक है। लेकिन इनका कंट्रोल, पूरा कंट्रोल किसके पास आता है, केंद्र सरकार के पास, इसीलिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें देखिए आपको कुछ पेयर दे दिए गए हैं जो हमारे देश के कौन रहे, उपराष्ट्रपति रहे। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहले डिप्लोमेटिक पोस्ट संभाली, जैसे एम्बेसडर रहे वो किसी देश के, ठीक है। तो ये बताना है। नीचे 4 युग्म दिए हैं, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राष्ट्रदूत के पद पर रहे, ठीक है। जो पहले एम्बेसडर रहे और फिर उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ऐसे 2 हमारे उपराष्ट्रपति थे, वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये बने कब है, एक बार ये देख लीजिए। देखिए जो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कब बने, 1962 से लेकर 1967 तक रहे हैं, ठीक है। दूसरे हमारे देश के क्या थे उपराष्ट्रपति, जो पहले थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 10 साल तक रहे हैं, ठीक है। फिर आपके जाकिर हुसैन 1962 से 1967। फिर जो आपके के आर नारायणन है, ये आपके नवे उपराष्ट्रपति हैं, ये कब से कब तक रहे हैं, 1992 से लेकर 1997, ठीक है। इस समय पे कौन है, वो आपके जगदीप धनखड़ 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी है, इसमें से किस चीज पे उन्होंने विचार किया था। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह, देखिए एक तो इन्होंने विचार किया है, एक तो इन्होंने केंद्र सरकार को सिफारिश दी थी जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, मौलिक कर्तव्य, ये ओरिजिनल संविधान में तो ऐड थे नहीं, तो इन्होंने ही बताया था केंद्र सरकार को कि मौलिक कर्तव्यों को ऐड करो। तब 1976 में जाके मौलिक कर्तव्य इस संविधान में ऐड हुए थे। इन्होंने एक चीज के बारे में और जो है विचार किया है, वो था आपका इस देश में जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसको अगर लाया जाए तो उसकी क्या सूटेबिलिटी होगी। तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, ठीक है। भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। अब देखिए आपको पता होगा हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें सारी पावर किसके पास रहती है, प्रधानमंत्री के पास रहती है, ठीक है। जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनके पास में शक्तियां पेपर में तो हैं, लेकिन असल शक्तियां किसके पास में, प्रधानमंत्री के पास में, ठीक है। इस पे भी एक मैं इस चैनल पे वीडियो बन रखी है जिसमें मैंने आपको बताया कौन ज्यादा शक्तिशाली है, उसमें आर्टिकल को लेके पूरी बात करी, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अब इसमें हमें इन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी जब बनी थी 1975 में, तो केंद्र सरकार ने इनसे यही बोला कि आप जरा ये देखो, अगर हम अपने देश में राष्ट्रपति शासन लेके आते, जैसे आप देखते होगे ना बहुत सारे देश है, जैसे यूएसए हो गया,
रशिया हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिखता है, असली पावर किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास, जो आपका व्लादिमीर पुतिन हो गए यूएसए के, जो बाइडेन। वैसे ही इनसे बोला गया था कि जरा देखिए कि अगर हम अपने देश में लेके आए तो कितनी उसकी वो उपयुक्तता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा कॉमन फीचर है इंडियन फेडरेशन को लेके और अमेरिकन फेडरेशन को लेके। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, कौन सा सेम पाया जाता है, तो ये है आपका एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो संविधान को इंटरप्रेट व्याख्या करने के लिए, संविधान के व्याख्या के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये वाला, ठीक है, ये पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में भी है, उसके बहुत सारी शक्ति, उसमें से एक शक्ति ये है कि हमारे संविधान की व्याख्या करना। तो सिंगल सिटीजनशिप है, ये है नहीं, क्योंकि हमारे भारत में जो है सिंगल है, ठीक है, आप पूरे भारत देश के नागरिक हो। लेकिन अमेरिका में क्या है ना, आप वहां अमेरिका के तो नागरिक हो, उसके बाद में उनके जो 50 राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अलग नागरिकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसा सब्जेक्ट है जो संविधान के समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में 3 लिस्ट दे रखी है। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को आप क्या बोलोगे, यूनियन लिस्ट को आप बोलोगे संघ सूची, संघ सूची बोलोगे, ठीक है। फिर है आपकी स्टेट लिस्ट है, आपकी राज्य सूची, और फिर आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची, ठीक है। तो अब ये समझो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सिर्फ आपका जो संसद है ना वो कानून बना सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सेना, आर्मी। स्टेट लिस्ट में जो सिर्फ राज्य बना सकते हैं, जैसे पुलिस। कंकरेंट समवर्ती सूची में जो दोनों बना सकते हैं, ठीक है, जो आपका संसद भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है, और आपका राज्य भी बना सकता है, राज्य की जो आपका विधानमंडल है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखो, अगर मान लो दोनों ने कानून बनाए हैं, जैसे एक आपका समवर्ती सूची का विषय ना वो है आपका शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन। अब मान लो दोनों ने बना दिए, तो किसका कानून तब चलेगा, फिर आपका चलता है संसद का चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से बोला जा रहा है कौन सा जो है समवर्ती सूची है, वो है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है, फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। आप सुनते ही होंगे, इस समय बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी, वो यही है कि जनसंख्या को भी, उसमें एक फीचर ये है कि उसमें जनसंख्या को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि भारत में जनसंख्या जो है काफी बढ़ रही है। अलग अलग राज्य भी कानून लेके आते हैं इस चीज को, जनसंख्या को लेके। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बात हो रही है आपके लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर को हिंदी में अध्यक्ष बोलता है, यहाँ स्पीकर लिखा हुआ है, लेकिन टेक्निकल टर्म अध्यक्ष है। अब इसमें बोला जा रहा है करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो स्पीकर जो है, पहला ऑप्शन जो है गलत है कि वो भैया राष्ट्रपति के प्लेजर के तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, गलत है। इनका चुनाव होता है जैसे ही लोकसभा गठित होती है, नहीं, तो इनका चुनाव किया जाता है। कौन करता है, आपस में सदस्य करते हैं, तो इनको क्या होना पड़ता है ना, उस समय लोकसभा का सदस्य भी रहना पड़ता है, दूसरा भी गलत हो गया। और फिर तीसरा बोला जाए जैसे ही आपका जो सदन है वो उसको भंग करा जाएगा तो इनका भी ऑफिस चला जाएगा, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, क्योंकि जो अपना ये रेजिग्नेशन लेटर है ना, इस्तीफा, किसको देते हैं, जो आपके लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर होंगे ना, उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, उनको देंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये बात हो रही है। पहला बोला जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखता है। राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक। फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये जो है ना, ये दोनों देखते हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट भी देखेंगे और हाई कोर्ट भी। यहीं पे बोला जाए तो कौन सा आपका जो अधिकार है वो दोनों में समान है, तो वो हो गया आपका सी वाला, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का आखिरी, इसमें बजट के बारे में बात हो रही है। अब देखिए जो आपका बजट है ना, ये होता क्या है, इसमें सरकार जो है दो चीजें बताती है कि सरकार को क्या करना है, कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम है। जैसे मान लो राशन बांटना 80 करोड़ लोगों को, तो खर्चा तो हो ही रहा है ना, तो वो आपकी स्कीम खर्चा बताया। फिर सरकार इसमें बताती है कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा है ना, उसको रिसिप्ट बोल दिया जाता है, खर्चा और रिसिप्ट। और जो भी बजट है ना उसको आपकी संसद से क्या कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है सरकार को, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है, जो आपके बजट की बात हो रही है, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट हैज नो से इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं होता, ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया।
ठीक है, यही इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि पार्लियामेंट का बहुत बड़ा काम है। अगर संसद ने मना कर दिया ना पास होने से, तो वो बजट आपका पास नहीं होगा, तब सरकार भी गिर जाएगी, तो इनका तो बहुत बड़ा काम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो गया कि यही इनकरेक्ट है, ये वाला। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, पार्लियामेंट जो है आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्चा होना है, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से उसको बढ़ा सकती है, ये भी सही है। फिर अगर कोई टैक्स लगाना है, ठीक है, तो टैक्स भी जो संसद है आपका वो लगा सकती है। तो ये सब आपके उसमें ऑप्शन दे रखे थे, इसमें जो करेक्ट वाला है, मतलब जो कुछ आपका जो ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था, वो है आपका ए वाला। ठीक है, ध्यान रखिए, पार्लियामेंट का कोई भी इसमें बोला जा रहा है हैज नो से इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, तो ये गलत है। इनका बहुत बड़ा काम होता है, बिना संसद के आपकी सहमति के बजट आप पास करा नहीं सकते हो, वोटिंग होती है इसमें भी, और अगर वोट में हार गई सरकार तो फिर भैया बजट भी पास नहीं होगा, सरकार भी गिर जाएगी। तो यही थे आपकी वीडियो के क्वेश्चंस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे सीरीज आती रहेगी ये, तो डेली इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।